हेलो एंड वेलकम। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक मैरिज, एक शादी जो हर तरह से खत्म हो चुकी है, इमोशनली, प्रैक्टिकली, हर तरह से, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर जिंदा है। तो ऐसे में क्या होता है? इंडिया में ट्रेडिशनली डिवोर्स के लिए फॉल्ट प्रूफ करना पड़ता था, किसी एक की गलती। बट व्हाट हैपेंस जब कोई एक बड़ी गलती ना हो, बल्कि सालों से रिश्ता धीरे धीरे पेनफुली खत्म हो रहा हो? आज हम एक ऐसे ही लैंडमार्क केस को एक्सप्लोर करेंगे जिसने कानून को इस अनकंफर्टेबल सच का सामना करने पर मजबूर कर दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो एक पर्सनल बैटल से शुरू हुई और आगे चलकर इसने इंडिया में डिवोर्स के बारे में पूरी कॉन्वर्सेशन ही बदल दी। तो शुरू करते हैं इस कहानी से, द केस ऑफ नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली। इनकी शादी हुई थी 1975 में। जरा सोचिए, उस वक्त मैरिज को लेकर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस कितने अलग थे। लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ता इतना कड़वा हो गया, इतना बिटर हो गया कि जब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ये कपल ऑलरेडी लगभग 10 साल से अलग रह रहा था। 10 years, I mean think about that। ये सिर्फ अलग अलग घरों में रहना नहीं था, इट वॉज अ डेकेड ऑफ कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, लीगल नोटिसेस, पुलिस कंप्लेंट्स और सुलह की कोई उम्मीद नहीं थी। तो ये सिर्फ एक लीगल फाइल नहीं है, ये एक ऐसे रिश्ते की स्टोरी है जो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। और इसी केस के सेंटर में एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल था। जब एक शादी प्रैक्टिकली मर चुकी है और सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट पर जिंदा है, एक लीगल फिक्शन बनकर रह गई है, तो क्या लॉ को, कानून को, दो लोगों को जबरदस्ती उस बंधन में बांधे रखना चाहिए? ये कोई सिंपल लीगल क्वेश्चन नहीं है, राइट? इसमें लॉ, मोरालिटी और इंडिविजुअल हैप्पीनेस के बीच एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट है। क्या लॉ को मैरिज के सैंक्टिटी को बचाना चाहिए, भले ही इसका मतलब उन दो लोगों के लिए लंबी तकलीफ हो? सुप्रीम कोर्ट को इसी ह्यूमन डिलेमा से, इसी दुविधा से डील करना था। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट इनटू द मेसी पार्ट, द एलिगेशंस एंड एक्यूजेशंस। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन को और उनकी रीजनिंग को अगर समझना है तो ये जानना जरूरी है कि सालों तक चली इस लड़ाई का स्केल कितना बड़ा था। ये कोई मामूली मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं था, नो वे। ये रिश्ता एक बैटलफील्ड बन चुका था, जहां हर तरह के हथियार यूज हो रहे थे, इमोशनल, फाइनेंशियल और ऑफ कोर्स लीगल। इन डिटेल्स को समझे बिना हम उस क्रूएलिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे जिसे कोर्ट ने आगे चलकर रीडिफाइन किया। सो लुक एट दिस टाइमलाइन। ये आपको बताता है कि लीगल जर्नी कितनी लंबी और एग्जॉस्टिंग थी। 1975 में शादी हुई, करीब 21 साल बाद 1996 में दोनों अलग रहने लगे। इसके बाद हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट में डिवोर्स फाइल किया। फैमिली कोर्ट ने सारे फैक्ट्स देखे और डिवोर्स दे दिया। सिंपल, राइट? नो, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस डिसीजन को हाई कोर्ट में अपील किया गया और हाई कोर्ट ने फैसला पलट दिया, डिवोर्स डिनाई कर दिया। सो नाउ यू हैव दिस क्रेजी सिचुएशन। एक कोर्ट कहती है यस डिवोर्स और उससे बड़ी कोर्ट कहती है नो। इसी लीगल डेडलॉक को तोड़ने के लिए ये केस इंडिया की हाईएस्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो आखिर ये लड़ाई किस बात पर थी? इट वॉज अ कंप्लीट वॉर ऑफ वर्ड्स। ट्रस्ट तो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। एक तरफ हस्बैंड का कहना था कि उनकी वाइफ का बिहेवियर हमेशा हॉस्टाइल और इंसल्टिंग रहता था। उन्होंने फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के सीरियस आरोप भी लगाए और सबसे बड़ी बात, उन पर झूठे क्रिमिनल केसेस फाइल किए गए और न्यूज़पेपर में ऐड देकर उनकी रेप्यूटेशन खराब करने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ वाइफ ने इन सब एलिगेशंस को झूठा बताया, कहा कि बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। उन्होंने उल्टा हस्बैंड पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इल्जाम लगाया और कहा कि शादी टूटने के लिए वही जिम्मेदार हैं। सो यू सी, कोई कॉमन ग्राउंड नहीं बचा था, बिल्कुल भी नहीं। So let's drill down into the husband's claims of cruelty because ये बहुत important है। ये vague complaints नहीं थे, he had specific instances। पहला, constant insults और misbehavior उनके और उनके parents के साथ। दूसरा, business properties और funds को unlawfully transfer करना। But here's the kicker, legal attacks, cheating और forgery जैसे serious sections में criminal complaints file करना। इमेजिन कीजिए एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ एंजाइटी, पुलिस, कोर्ट्स। एक इल्जाम ये भी था कि उन्होंने अपने ही बेटे से उन पर झूठा असॉल्ट केस फाइल करवाया और फाइनली न्यूज़पेपर ऐड देकर पब्लिक ह्यूमिलिएशन। ये सब मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू कॉज मेंटल डिस्ट्रेस। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल ट्विस्ट पर, और टेल ऑफ टू कोर्ट्स। देखिए, सेम फैक्ट्स, सेम एविडेंस, सेम लोग, लेकिन दो रिस्पेक्टेबल कोर्ट्स बिल्कुल ऑपोजिट कंक्लूजन्स पर पहुंची। हाउ इज दैट पॉसिबल? इससे पता चलता है कि लॉ, स्पेशली फैमिली लॉ, हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा रोल है और यहाँ पर इंटरप्रिटेशन का यही डिफरेंस ही सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन का रीजन बना। सो ऑन वन हैंड फैमिली कोर्ट ने सब कुछ देखा और कहा, यप, द वाइफ्स एक्शंस अमाउंट टू क्रूअल्टी, डिवोर्स ग्रांटेड, सिंपल। बट देन केस गया इलाहाबाद हाई कोर्ट
और उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट ही पलट दिया। उनका कहना था, नो, क्रूल्टी एज अ लीगल कॉन्सेप्ट हमारी सेटिस्फेक्शन तक प्रूव नहीं हुई। सो नाउ व्हाट, यू आर स्टक। एक कोर्ट के हिसाब से क्रूल्टी हुई है, दूसरे के हिसाब से नहीं हुई है। यही वो लीगल पजल था जो सुप्रीम कोर्ट के पास सॉल्व होने के लिए आया। और यहाँ से ये केस ट्रूली हिस्टोरिकल बन जाता है। दिस इज द गेम चेंजर। सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज किया कि अगर वो भी छोटी छोटी इंसिडेंट्स में उलझ गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो दे टुक अ स्टेप बैक। दे डिसाइडेड टू जूम आउट एंड लुक एट द बिग पिक्चर। उन्होंने आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को नहीं बल्कि शादी की ओवरऑल कंडीशन को देखा कि सालों की बिटरनेस के बाद आखिर ये रिश्ता क्या बन चुका है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था फ्रॉम अ टेक्निकल एनालिसिस टू अ रियलिटी बेस्ड वन। सुप्रीम कोर्ट ने मेंटल क्रूएल्टी को आगे बढ़कर डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि ये कोई भी ऐसा बिहेवियर है जो दूसरे इंसान को इतनी मेंटल पेन और एगनी दे कि उसके लिए अपने पार्टनर के साथ रहना ही इम्पॉसिबल हो जाए। और उन्होंने साफ साफ कहा कि क्रूएल्टी का मतलब सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं होता, जख्म दिमाग और दिल पर भी लगते हैं, राइट? ये एक ऐसी स्लो प्रोसेस हो सकती है जो धीरे धीरे एक रिश्ते की रूह को ही मार देती है। दिस क्लैरिफिकेशन वॉज एब्सोल्युटली क्रूशियल। और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कोर्ट ने एक ब्रिलियंट एनालॉजी दी। सोचिए कि एक शादी एक घर है। फिजिकल क्रूएल्टी उस घर की दीवारों को तोड़ने जैसी है। डैमेज दिखता है, इट्स ऑब्वियस। बट मेंटल क्रूएल्टी वो उस घर को धीरे धीरे जहरीली गैस से भरने जैसा है। वो गैस दिखती नहीं है, राइट? इट्स इनविजिबल, लेकिन वो धीरे धीरे घर को रहने लायक नहीं छोड़ती। यू कांट ब्रीथ। आखिर में घर खड़ा है, दीवारें भी हैं, लेकिन अंदर कोई जिंदा नहीं रह सकता। What a perfect way to describe this marriage. इस पूरी एनालिसिस के बाद कोर्ट एक सिंपल कंक्लूजन पर आई। 10 साल का सेपरेशन, इतने झगड़े, ये शादी इफेक्टिवली मर चुकी थी। इसमें न प्यार था, न ट्रस्ट, न रिस्पेक्ट। इट हैड बिकम अ लीगल फिक्शन। मतलब ये सिर्फ कानून की किताबों में एक मैरिज थी। रियल लाइफ में इसका कोई वजूद नहीं था और इसे कानूनी तौर पर जिंदा रखने का कोई मकसद नहीं बचा था। और ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिकल अप्रोच को परफेक्टली सम अप करता है। उनका कहना था, जब एक शादी बियॉन्ड रिपेयर टूट चुकी हो तो कानून के लिए इस सच्चाई को नजरअंदाज करना अनरियलिस्टिक होगा। बेसिकली द कोर्ट वाज सेइंग दैट लॉ हैज टू लिव इन द रियल वर्ल्ड। कानून आंखें बंद नहीं कर सकता। अगर एक रिश्ता खत्म हो चुका है तो उसे जिंदा कहना एक तरह से झूठ बोलना है। तो इस सारी रीजनिंग और एक नई लीगल फिलॉसफी के बाद आखिर फैसला क्या हुआ? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, द वर्डिक्ट एंड इट्स एको। सिर्फ ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं कि केस कौन जीता, उससे भी जरूरी ये समझना है कि इस केस की गूंज, इसका एको आज तक इंडियन लॉ में क्यों सुनाई देता है। लेट्स ब्रेक डाउन द वर्डिक्ट एंड इट्स लेगेसी। द वर्डिक्ट वाज क्लियर। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया, फैमिली कोर्ट के ओरिजिनल डिवोर्स ऑर्डर को रीस्टोर कर दिया। सो नवीन कोहली और नीलू कोहली की शादी मेंटल क्रूएलिटी के ग्राउंड्स पर ऑफिशियली डिसॉल्व हो गई। बट कोर्ट ने इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज यूज किया। उन्होंने कहा कि ये शादी इररिट्रीवेबली ब्रोकन डाउन हो चुकी थी, मतलब ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी थी जहां से इसका ठीक होना नामुमकिन था। नाउ इट वाजंट जस्ट अबाउट एंडिंग द मैरिज। अदालत ने फाइनेंशियल साइड को भी एड्रेस किया। उन्होंने ऑर्डर दिया कि नवीन कोहली नीलू कोहली को 25 लाख रुपए की परमानेंट एलिमनी देंगे। ये एलिमनी पनिशमेंट नहीं है, बल्कि इसका पर्पस है कि डिवोर्स के बाद फाइनेंशियली डिपेंडेंट स्पाउस के पास सिक्योरिटी हो। इट्स अबाउट बैलेंसिंग द एंड ऑफ अ मैरिज विद फाइनेंशियल फेयरनेस। लेकिन इस केस का रियल इम्पैक्ट इस कपल से कहीं बड़ा था। दिस इज द बिग टेक अवे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर भारत सरकार से कहा, उन्हें अर्ज किया कि आप हिंदू मैरिज एक्ट को बदलो, उसमें अमेंडमेंट करो। उन्होंने चैंपियन किया कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को डिवोर्स का एक अलग से लीगल ग्राउंड बनाया जाए। और इस जजमेंट ने लीगल फोकस को गलती ढूंढने से हटाकर रियलिटी को एक्नॉलेज करने पर शिफ्ट कर दिया। अ ह्यूज चेंज इन लीगल थिंकिंग। और ये सब हमें ले आता है हमारे आखिरी सेक्शन पर, एक क्वेश्चन फॉर टुडे। 2006 का ये केस आज भी उतना ही रेलेवेंट है। इसने लॉ और पर्सनल रिलेशनशिप्स पर एक फंडामेंटल सवाल उठाया था, और वो सवाल आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। द लेगेसी ऑफ दिस केस इज नॉट जस्ट अ लीगल रूल, it's the enduring question it forces us to think about.
तो आखिरी सवाल ये है, क्या कानून के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो एक ऐसी शादी को कागजों पर जिंदा रखे जो इमोशनली और प्रैक्टिकली मर चुकी है? द नवीन कोहली केस ने आर्ग्यू किया कि लोगों को एक टूटे हुए टॉक्सिक रिश्ते में रहने पर मजबूर करना अपने आप में क्रूएल्टी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कुछ लोग सोचते हैं कि डिवोर्स को बहुत आसान बना देने से मैरिज का इंस्टीट्यूशन कमजोर हो सकता है। इस पर सबकी क्या राय है? क्या इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन को इंडिया में डिवोर्स का एक ऑफिशियल रीजन होना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए।